करते हैं और सिमिलर सिचुएशंस में जो हम दूसरों के साथ करते हैं, हम उन्हें भी इवैल्यूएट करते हैं। फिर हमें लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति जो है ये हमें इंटेंशनली हर्ट कर रहा है या हमारे साथ जानबूझ के हमें दुख पहुंचा रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में हमारा क्या रुख होना चाहिए? जी जी, नमस्ते सृष्टि जी, नमस्ते सभी को। जी जी सृष्टि जी, पहली बात तो इसी के ऊपर हो रही है कि ना इंटेंशन के ऊपर ट्रस्ट ना के साथ हम दूसरे को अपने संबंधी के रूप में देख पाते हैं। तो इंटेंशन जो है, जो चाहना है, अगर हम अपनी भी देखें तो हम भी दूसरे को सुखी करके खुद भी सुखी होना चाहते हैं, दूसरे को भी सुखी करना चाहते हैं। जी, तो अब दूसरे की भी चाहना अगर ध्यान से देखा जाए तो वो भी हमको सुखी करके खुद को सुखी करना चाहता है ना, खुद भी सुखी होना चाहता है, हमको भी सुखी करना चाहता है। जी, तो ये बहुत बारीक चीजें हैं जो अगर हम अवेयर रहते हैं, है ना, जब भी कोई इंटरेक्शन होता है, अगर अवेयरनेस हमारी बनी रहती है अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस के ऊपर, तो हम ये देख पाते हैं कि अगर कोई भी इरिटेशन आ रहा है या दूसरे के ऊपर हमको गुस्सा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम उसकी इंटेंशन पे ही डाउट कर रहे हैं। और अगर आप देख रहे हैं कि वो इंटेंशन मतलब उनकी ठीक नहीं है, क्योंकि वो दूसरे के साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं, उससे लगता है आपको कि इंटेंशन, तो उसको भी बारीकी से देखें कि क्या वो इंटेंशन की कमी है या कि उनकी योग्यता की कमी है। ओके, इंटेंशन तो अंडरस्टैंडिंग का इशू है। अंडरस्टैंडिंग का, कॉम्पिटेंस का इशू है ना, वो उनकी क्या डिजायर बन रही है ना, उनकी प्रेजेंट इमेजिनेशन का सोर्स क्या है, क्या वो नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ अलाइंड है ना, इसके ऊपर अगर ध्यान देंगे तो कॉम्पिटेंस का इशू नजर आएगा, चाहना का इशू नजर नहीं आएगा। जी, तो जैसे ही ये पर्सपेक्टिव खुलेगा, तैसे ही उनके प्रति जो हमारा इरिटेशन है वो है ना, वो नहीं बनेगा। तो फिर हम देख पाएंगे कि किस चीज का लैक है, फिर हम प्रयास करेंगे कि हम उनकी कॉम्पिटेंस को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हाँ जी जी, थैंक यू जी, धन्यवाद दीदी। तो अभी टाइम हो चुका है, हम इस सत्र की चर्चा को ले लेते हैं, शुरू कर लेते हैं। सभी को नमस्ते, सभी पैनलिस्ट्स का और अटेंडेंट्स का स्वागत है। आज वर्कशॉप का तीसरा दिन है और इस आज के दिन में हमने हार्मनी इन फैमिली के ऊपर चर्चा शुरू की है और इस सत्र में हम रिस्पेक्ट की ही चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अपनी मंगल चाहना जो कि निरंतर सुख और समृद्धि पूर्वक जीने की है, उसी की पूर्ति के प्रोग्राम के रूप में हम है ना व्यवस्था को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर आज हमने परिवार में व्यवस्था का क्या स्वरूप होगा इसके बारे में चर्चा की है। हम परिवार में हमारा रोल क्या है इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और ये बात हो ही रही है कि जो प्रोसेस है एक्सप्लोरेशन का, वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस है। ये जो सारी बात है एक प्रपोजल है हम सबके लिए, है ना, इसको हम अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पर जांच रहे हैं और फिर जीने में इसको वैलिडेट कर रहे हैं। तो अभी तक जो परिवार की चर्चा हुई है उसमें ये बात ध्यान में आई है कि जो संबंध है वो एक मैं का दूसरे मैं के साथ है और संबंध में कुछ निश्चित भाव हैं, कुछ फीलिंग्स हैं जो कि डेफिनेट हैं और इन डेफिनेट फीलिंग्स को समझकर, पहचान कर, है ना, अगर हम उनको अपने अंदर इंश्योर करते हैं और फिर उन फीलिंग्स के साथ वो दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो हम सुखी होते हैं ना। और फिर दूसरा भी अगर इन फीलिंग्स को इवैल्यूएट कर पाता है, देख पाता है, तो फिर वो भी सुखी होता है, यानी म्यूचुअल हैप्पीनेस होता है। तो पहले सत्र में हमने ट्रस्ट की फीलिंग को एक्सप्लोर किया है। इस बात का एश्योरेंस की जो दूसरा है वो मेरे सुख और समृद्धि के अर्थ में है ना, इसको विश्वास कहा हमने। ये देखने का प्रयास किया कि इंटेंशन और कॉम्पिटेंस ये दो अलग अलग मुद्दे हैं। विश्वास को जांचते समय जो मेजर स्लिप हो जाता है वो यही होता है कि जो चाहना है और जो करना है हम उनको अलग अलग करके नहीं देख पाते।
लेकिन जब हम अपनी चाहना और दूसरे की चाहना को देखते हैं और इस स्पष्टता के साथ कि मेरी चाहना और दूसरे की चाहना दोनों ठीक है ना, हम भी खुद भी सुखी होना चाहते हैं और दूसरे को भी सुखी करना चाहते हैं, और जो दूसरा है वो भी खुद भी सुखी होना चाहता है और हमको भी सुखी करना चाहता है, तो फिर हम अपनी योग्यता का आंकलन करते हैं और दूसरे की भी योग्यता का आंकलन करते हैं, और फिर ये दिखता है कि मुझ में भी योग्यता का अभाव हो सकता है और दूसरे में भी योग्यता का अभाव हो सकता है ना। लेकिन मेरी योग्यता की कमी के कारण मेरी इंटेंशन चेंज नहीं होती है, वो बिगड़ती नहीं है। उसी तरह दूसरे की योग्यता या कॉम्पिटेंस की कमी के होने के कारण उसकी इंटेंशन ना बिगड़ती नहीं है, इंटेंशन तो ठीक ही है ना? तो इंटेंशन पर ट्रस्ट के साथ संबंधों में विश्वास पनपना शुरू होता है ना। हम दूसरे की कॉम्पिटेंस को इवैल्यूएट करते हैं, अपनी कॉम्पिटेंस को इवैल्यूएट करते हैं और फिर उसके आधार पर जीने का कार्यक्रम बनाते हैं। तो इतनी बात ट्रस्ट के बारे में हुई थी, है ना। फिर सम्मान के बारे में ये बात हुई कि जो कॉम्पिटेंस का, योग्यता का राइट इवैल्यूएशन सम्मान है ना। तो कॉम्पिटेंस के सही सही आंकलन को, ठीक ठीक मापने को सम्मान के रूप में, रिस्पेक्ट के रूप में देख रहे हैं। ये बात जो है ध्यान में आई कि जो हमारी चाहना है, हमारी जो इंटेंशन है, वो हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस है, और हमारी, आपकी और हम सब की जो इंटेंशन है वो तो ठीक है, इंटेंशन का लैक नहीं है। लेकिन जो करना है, करना हमारी कॉम्पिटेंस, हमारी योग्यता है, जो है ना, जो कि हमारी प्रेजेंट स्टेट ऑफ इमेजिनेशन है, जिसका सोर्स मेजॉरिटी अभी प्री कंडीशनिंग और सेंसेशंस दिखाई देता है। ये ध्यान में आता है कि जो कॉम्पिटेंस है वो मेरी भी कम है और दूसरे की भी कम है। तो योग्यता का सही सही आंकलन, कॉम्पिटेंस का सही सही आंकलन ही रिस्पेक्ट है। इसको रिस्पेक्ट के रूप में देख रहे हैं। तो क्या देख पा रहे हैं हम? रिस्पेक्ट इज राइट इवैल्यूएशन ऑफ कॉम्पिटेंस। जी, चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं यस और नो के रूप में। जी, बढ़िया। तो आगे ये प्रश्न बनता है, क्या लगता है जो राइट इवैल्यूएशन है वो हम सभी की चाहना है, हम सभी की आवश्यकता है, सभी का होना चाहिए, या फिर कुछ लोगों को? क्या लगता है, राइट इवैल्यूएशन, रिस्पेक्ट सभी का हो, हम सभी की आवश्यकता है, या फिर कुछ लोगों की? सभी की। और क्या हमें जो रिस्पेक्ट है वो कॉन्टिन्यूटी में चाहिए या कभी कभी चाहिए? हर पल हर क्षण चाहिए या फिर कभी कभी चाहिए? इस बात को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि रिस्पेक्ट जो है हमें कॉन्टिन्यूटी में चाहिए या कभी कभी चाहिए। जी, गौरव जी लिख रहे हैं डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, तो इसको खुला रखते हैं। तो रिस्पेक्ट जो है हमें कॉन्टिन्यूटी में चाहिए। तो क्या लगता है, रिस्पेक्ट कॉन्टिन्यूटी में चाहिए तो उसका जो बेसिस है वो कॉन्टिन्यूअस होगा या टेम्पररी होगा तो भी चलेगा? अगर रिस्पेक्ट कॉन्टिन्यूटी में चाहिए तो क्या लगता है उसका जो बेसिस है वो कंटिन्यूअस होगा या टेम्पररी होगा तो भी चलेगा? जी, तो अतुल जी लिख रहे हैं बेसिस विल आल्सो बी कॉन्टिन्यूअस। तो ध्यान में आता है कि रिस्पेक्ट जो है वो सभी की आवश्यकता है, हम सभी की नीड है, और ये हमें निरंतर चाहिए, है ना। और इसका बेसिस अगर कंटिन्यूअस होगा तभी हम जो है रिस्पेक्ट कॉन्टिन्यूअसली होगा, है ना। रिस्पेक्ट कंटिन्यूटी भी तभी होगी। तो अगर रिस्पेक्ट के बेसिस को देखने जाएं तो क्या लगता है, रिस्पेक्ट जो है सेल्फ के बेसिस पर होना होगा या बॉडी के बेसिस पर होगा? जी, तो अगर बेसिस की बात करें, क्या लगता है सेल्फ के बेसिस पे रिस्पेक्ट होगा तो कंटिन्यूअस होगा या बॉडी के बेसिस पर होगा? जी,
तो रिस्पॉन्स आ रहा है कि सेल्फ के बेसिस पर होगा। तो ये दिखता है कि रिस्पेक्ट सेल्फ के बेसिस पर होगा तो फिर हम सभी का रिस्पेक्ट कर पाएंगे और कंटिन्यूटी में होगा। फिर पिछले सत्र में हमने राइट इवैल्यूएशन को, रिस्पेक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ देखने का प्रयास किया, है ना। तो अगर हम देखें कि सेल्फ के बेसिस पर अगर हम राइट इवैल्यूएशन करते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि जो पर्पस है ना, यानी मेरा लक्ष्य जो है, जो मेरी मूल चाहना है, जो कि निरंतर सुखी और समृद्ध होने की है, क्या लगता है वो मेरी भी है, आपकी भी है और हम सभी की है क्या? क्या लगता है? जो हमारा पर्पस है, हमारी मूल चाहना है, हम जो भी कर रहे हैं, जो भी पा रहे हैं, जो भी है ना पहुंच रहे हैं, जहाँ भी हमारा जो बेसिक एस्पिरेशन है ना, वो कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी है, वो मेरा भी है, आपका भी है, क्या हम सभी का है? क्या हम देख पा रहे हैं? I also want to live with continuous happiness and prosperity. Other also want to live with continuous happiness and prosperity. क्या लगता है? तो नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पर देखें, मतलब अपनी चाहना को देखें ना, पर्पस को देखें, तो ये हम सबका सेम है। फिर इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, इस पर्पस तक पहुंचने के लिए ना, निरंतर सुखी होने के लिए जो कार्यक्रम बनता है, क्या लगता है? हम किसी भी मनमाने ढंग से जिएंगे तो सुखी होएंगे, या मेरे जीने के जितने भी स्तर हैं, जहां जहां मैं जी रही हूँ, वहां वहां जो भी व्यवस्था है ना, उस व्यवस्था को समझकर उस व्यवस्था में जीऊंगी तो मैं सुखी होंगी? क्या लगता है? व्यवस्था को समझकर सुखी होंगे या किसी भी ढंग से जिएंगे तो सुखी होंगे? एक्सप्लोर कर सकते हैं, ए और बी में रिप्लाई कर सकते हैं। जो निरंतर सुखी होने के लिए हमारा जो कार्यक्रम है, वो चारों स्तरों की हार्मनी को समझना, उसमें जीना, वो मेरा भी है। क्या लगता है? आपका भी वही होगा या फिर अलग होगा? जी, तो ध्यान में आता है कि जो सुख है वह व्यवस्था को समझकर व्यवस्था में जीने में है ना। तो ये कार्यक्रम जो है वो मेरा भी यही है, आपका भी यही है, और ये हम सबका प्रोग्राम भी यही है, और हम सबका सेम प्रोग्राम है कि व्यवस्था को समझें और व्यवस्था में जिएं। ये अलग बात है कि आज हम कैसा जी रहे हैं ना, आज हम हमारा प्रोग्राम आज क्या है, लेकिन हम चाहते क्या हैं? अगर हम निरंतर सुखी और समृद्ध होना चाहते हैं, है ना, तो क्या लगता है जो मेरे जीने का सारा स्पैन है ना, उसमें जहां जहां मैं जी रही हूँ, अपने आप में, परिवार में, समाज में, इस पूरी नेचर एग्जिस्टेंस के साथ जहां जहां भी मैं जी रही हूँ, वहां जो व्यवस्था है उसको समझकर उसके अकॉर्डिंगली जीऊं तो मैं सुखी और समृद्ध होंगी, या फिर मैं किसी भी ढंग से जी रही हूँ, है ना, तो वो आज मैं जी ही रही हूँ, तो क्या लगता है ना, मैं कंटिन्यूअस हैप्पी और प्रॉस्परस जी रही हूँ? इस बात को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये दिखता है कि जो प्रोग्राम है लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, वो मेरा भी यही है, आपका भी है, और हम सबका सेम है। और फिर जो क्षमता है, क्षमता का मतलब व्यवस्था को समझकर उसमें जीने का पोटेंशियल, सुखी होने का पोटेंशियल, समझने का पोटेंशियल, सुखी करने का पोटेंशियल, है ना, हम सभी के पास है। मैं भी नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ हूँ, मुझ में भी इच्छा, विचार, आशा या इमेजिनेशन चल रहा है, और आप में भी चल रहा है ना? तो आप भी अपनी इमेजिनेशन को अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ अगर अलाइन करते हैं तो निरंतर सुखी और सुख और समृद्धि की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो इस रूप में नेचुरल एक्सेप्टेंस आपके पास भी है, आप में भी इमेजिनेशन चल रहा है, मेरे पास भी नेचुरल एक्सेप्टेंस है, तो समझने का पोटेंशियल, सुख में जीने का पोटेंशियल, वो मेरे पास भी है, आपके पास भी है,
हम सभी के पास है और सभी का एक जैसा है। तो इन तीनों के आधार पर ये बात जो है वो ध्यान में आती है कि पर्पस, प्रोग्राम और पोटेंशियल, है ना, मेरा और दूसरे का एक जैसा है। तो दूसरा मेरे जैसा है, दुनिया का हर आदमी मेरे जैसा है। इन तीनों के आधार पर हर एक आदमी को हम अपने जैसा देख पाते हैं, उसको सम्मान के भाव से देख पाते हैं। और ये रिस्पेक्ट का मिनिमम कंटेंट है कि हम दूसरे को अपने जैसा देख पाए, जीने में कम से कम ये देख पाए कि पर्पस, प्रोग्राम और पोटेंशियल के बेसिस पर दूसरा मेरे जैसा है। क्या लगता है कि देख पा रहे हैं कि पर्पस, प्रोग्राम और पोटेंशियल के बेसिस पर दूसरा मेरे जैसा है? तो हम इस बात पर चर्चा भी कर लेते हैं। जी, अपूर्वा जी, आपके पास माइक है, आपका हैंड रेस था। अगर इतनी चर्चा में कहीं कोई आपका प्रश्न बनता है, कोई शेयरिंग बनती है तो आप रख सकते हैं। किसी का भी कोई प्रश्न बनता है इतनी चर्चा में तो हम अपनी बात को रख सकते हैं। जी, सतीश कुमार सर, आपके पास भी माइक है, आपका हैंड रेज हुआ था। जी, नमस्ते सर। नमस्ते मैडम जी, ऐसा है कि आपने जो अभी बताया कि अगर हम ये माने कि दूसरे भी मेरे जैसे हैं तो निश्चित तौर पे जो है हम दूसरे का भी सम्मान कर पाएंगे। और अपने ऊपर अगर किसी चीज को हम महसूस करते हैं कि ये मेरे लिए गलत है, मेरे ऊपर हो, तो हम दूसरे के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करें। तो इसलिए जो है ये कंसेप्ट जो है हर एक लोगों में होना चाहिए कि दूसरा भी मेरे जैसा है। तो मैं भी सहमत हूँ इससे और मेरा भी यही मान। जी जी, तो अगर हम सेल्फ को समझते हैं तो फिर पर्पस, प्रोग्राम, पोटेंशियल जो है उसको समझते हैं कि वो मेरा भी वैसा ही है ना, दूसरे का भी वही है। तो इस रूप में फिर दूसरा मेरे जैसा है। तो आप ठीक बात कर रहे हैं। जी जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी, तो सेल्फ के बस बेसिस पर देखें तो ये ध्यान में आता है कि पर्पस, प्रोग्राम और पोटेंशियल के बेसिस पर हर ह्यूमन बीइंग एक जैसा है। हर ह्यूमन बीइंग का पर्पस, प्रोग्राम, पोटेंशियल ऐसा ही है जैसा मेरा है ना। और इसी के आधार पर हम हर मानव का सम्मान कर पाते हैं। लेकिन अगर सेल्फ की पहचान नहीं होती या हम राइट इवैल्यूएशन को नहीं समझते तो सेल्फ के बेसिस पर जो ये सिमिलैरिटीज हैं पर्पस, प्रोग्राम और पोटेंशियल के रूप में, हम इनको नहीं देख पाते और फिर इनको सम्मान का आधार भी नहीं बना पाते। तो फिर आज के दिन हमने जो डिफरेंसेस हैं बॉडी के बेसिस पर, है ना, फिजिकल फैसिलिटीज के बेसिस पर, हम उनके ऊपर फोकस करते हैं और उनको सम्मान का आधार बना रखा है। तो हम देखें कि हमने आज के दिन सम्मान का आधार किसको बना रखा है ना। तो हमने डिफरेंशिएशन को सम्मान का आधार बना रखा है और ये डिफरेंशिएशन कई तरीके का है। एक डिफरेंशिएशन है बॉडी के बेसिस पर, बॉडी के आधार पर, जैसे एज के बेसिस पर डिफरेंशिएशन करते हैं, जेंडर का डिफरेंशिएशन है ना, वंश का डिफरेंशिएशन है, फिर बल के आधार पर डिफरेंशिएशन है। तो एज के बेसिस पर हम जब डिफरेंस करते हैं तो हम, है ना, एज के बेसिस पर राइट इवैल्यूएशन को करने का प्रयास करते हैं। जैसे बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं और छोटों को कैसे बुलाते हैं? तू कह के बुलाते हैं, उंगली से इशारा करके बुलाते हैं कि इधर आ, सुन मेरी बात, है ना, और ये मानना है, यही ठीक है। तो इस बेसिस पर हम करते हैं। फिर जेंडर के बेसिस पर डिफरेंशिएशन करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि औरतों को तो कार ही नहीं चलानी आती, औरतें अगर कार चला रही हो तो सड़क पर बचकर चलना चाहिए। फिर आदमी लोगों के बारे में ये सोचते हैं कि आदमी का तो किचन का काम ही नहीं सही से कर पाते, उनको किचन में छोड़ दें तो फिर कुछ देर के बाद ऐसा होगा कि किचन ऐसा मिलेगा, 15 दिन से किचन की सफाई ही नहीं हुई। क्या लगता है, इसमें आदमी और औरत का मुद्दा है या एक्सपोजर का, ट्रेनिंग का, है ना, सेल्फ की ट्रेनिंग का, क्लैरिटी का मुद्दा है?
ए और बी हम चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। क्या लगता है ये किसका मुद्दा है? सेल्फ की ट्रेनिंग का मुद्दा है, क्लैरिटी का मुद्दा है, या फिर आदमी या औरत से नहीं होगा, आदमी और औरत का मुद्दा है? जी, बहुत से लोग देख पा रहे हैं इसको, ट्रेनिंग का मुद्दा है। फिर हम वंश के बेसिस पर डिफ्रेंसिएशन करते हैं। जो गोरे वंश के लोग हैं उनका सम्मान करते हैं, काले वंश का है तो उसको अंडर इवेल्युएट करते हैं, उसके साथ डिफ्रेंसिएशन करते हैं। इसी तरह हाइट के बेसिस पर भी डिफ्रेंसिएशन होता है ना। जैसे ये देखा जाता है कि वर्ल्ड के एक पार्ट में कुछ लोगों की हाइट कम है, तो कुछ कॉम्पिटिशन्स है, जैसे मिस वर्ल्ड का कॉम्पिटिशन है, मिस यूनिवर्स कंटेस्ट है, तो कम हाइट को बहुत बड़ी प्रॉब्लम माना जाता है और उसमें अंडर इवैल्यूएट किया जाता है। तो फिर सम्मान पाने के नाम पर लोग क्या करते हैं कि सर्जरी कराकर में टांगों में एडिशनल हड्डी को जुड़वा लेते हैं और फिर अपनी हाइट को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो हम देख पाते हैं कि कम हाइट के कारण डिफ्रेंसिएशन होता है। फिर बॉडी की स्ट्रेंथ के बेसिस पर भी डिफ्रेंसिएशन करते हैं ना, कि जो ज्यादा जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है वो अपने आप को ज्यादा मानता है और जिसकी कम है वो अपने आप को कम मानता है। ठीक से देखें कि जेंडर किसका होता है या एज किसकी होती है ना? या रेस किसका होता है, सेल्फ का होता है कि बॉडी का होता है? स्ट्रेंथ किसकी है, सेल्फ की है कि बॉडी की है? अगर ध्यान से देखें तो ये एज, जेंडर, ये फिजिकल स्ट्रेंथ, ये किसका है, बॉडी का है कि सेल्फ का है? जी, तो ये बॉडी के बेसिस पर डिफरेंशिएशन है ना। तो आज के दिन हमने इन सबको रिस्पेक्ट का बेसिस मान रखा है, चारों के चारों रिस्पेक्ट के नाम पर, लेकिन डिफरेंशिएशन के बेसिस बन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये ना कंडीशनिंग है कि ह्यूमन बीइंग इज इक्वल टू बॉडी। लेकिन जिस प्रपोजल को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, वो तो है कि ह्यूमन बीइंग इज अ कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। क्या लगता है, जीने में हम सेल्फ के बेसिस पर दूसरे को अपने जैसा स्वीकारते हैं, पर्पस प्रोग्राम पोटेंशियल के बेसिस पर दूसरे को अपने जैसा देखते हैं, या फिर बॉडी के बेसिस पर अपने को दूसरे से अलग देखते हैं, है ना? तो यहाँ पे है ना, ये बात हम देख सकते हैं अपने में। जी, और हम अपने बच्चों को प्रपोज करते हैं या उनको इम्पोज करते हैं? क्या लगता है ना? तो ये रिफ्लेक्शन भी है आपके सामने। और अभी की चर्चा तक जो भी बात आप हो चुकी है उस पर आप किसी का कोई प्रश्न है तो अंजलि जी हैं। जी अंजलि जी, आपके पास माइक अवेलेबल है। जी अंजलि जी, आपका हैंड रेज हुआ था, अगर आपने रिफ्लेक्शन को रिस्पॉन्ड कर दिया तो आप अपनी बात को रख सकते हैं। Am I audible? जी मैम, नमस्ते। नमस्ते। अभी आपने मेरे को एग्जांपल दिया था कि जैसे अभी औरत एक आदमी है या फिर आपकी ना थोड़ी सी वॉइस कम आ रही है मुझे। हेलो, क्लियर अभी ठीक है? अभी ठीक आया ये पार्ट? हाँ हाँ, अभी क्लियर है? हाँ जी हाँ जी, अभी क्लियर है। हाँ, अभी आपने एग्जांपल दिया था जैसे अभी औरतों को कार नहीं चलानी है, फिर जेंट्स को किचन में नहीं आना है। तो इसी तरह मेरे फैमिली और रिलेटिव्स, मतलब सारे रिलेटिव्स में कुछ ऐसी चीजें हैं, मतलब मैं उनको ऑर्थोडॉक्स करके बोलती हूँ, वो लोग उन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं और मैं वो फैमिली की मेंबर होने की वजह से मुझे भी वो एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, लेकिन वो मेरे नेचुरल एक्सेप्टेंस में वो फिट नहीं होते। तो फिर वो अगर मैं वो एक्सेप्ट नहीं करती हूँ तो फिर फैमिली में डिसहार्मनी हो जाती है। तो फैमिली में डिसहार्मनी नहीं होना है करके मैं जबरदस्ती उन चीजों को एक्सेप्ट करती हूँ। तो ऐसे में मैं फिर कैसे दोनों को बैलेंस करूँ, अपने आप को भी और फैमिली को भी कैसे बैलेंस करूँ? जी 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 दीदी, ये दिखता है कि अभी तो है ना मेजर जो कंडीशनिंग हम सब में है वो तो हम ह्यूमन बीइंग को बॉडी ही मानते हैं। तो जब हम ह्यूमन बीइंग को बॉडी मानते हैं तो फिर जो एज, जेंडर और है ना रेस के ऊपर जो बॉडी के बेसिस पे जो डिफरेंशिएशन है हम वही देखते हैं। तो ये अभी समझ का मुद्दा है
है ना, इस रियलिटी को आप भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है वो तो सेल्फ और बॉडी ना, इन दो इकाइयों का को एग्जिस्टेंस है। तो जितना जितना सेल्फ की क्लैरिटी होती है उतना उतना हम, है ना, इन बातों को अपने अंदर देख पाते हैं, और जो ये बॉडी के बेसिस पर डिफरेंसेस हैं ना, इनके बेसिस पर रिस्पेक्ट या राइट इवेल्युएशन नहीं करते हैं। तो नहीं, ये जो है वो मतलब कल्चरल बेस्ड ऑर्थोडॉक्सिस जो बोलते हैं वो टाइप का है। तो जी, ये मुझे वो मतलब ऑर्थोडॉक्स भी, एक्सेप्ट, जी ये भी कंडीशनिंग है ना दीदी, मतलब ये हम हाँ कंडीशन हो गए हैं, है ना, बॉडी को ही देखते हैं, तो बॉडी के बेसिस पर जो डिफरेंसेस है एज का, जेंडर का, है ना, तो उनके बेसिस पर ही हमारी कंडीशनिंग हुई है, तो उसी बेसिस पर हमारा कार्य व्यवहार हो रहा है ना। तो ये ऑर्थोडॉक्स है क्या? ये सारी प्री कंडीशनिंग्स है क्या? ऐसा दिखता है? मतलब ये अभी कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें वो पहले से ही चलती आई है, बचपन से वो हाँ, लोग तो ने ऐसे एक्सेप्ट करते आए करें, हैं। है ना, रियलिटी को हम नहीं देख पा रहे हैं, है ना, हाँ तो हाँ ऐसे एक्सेप्टेंस मानना हो गया है, जानने का प्रोसेस नहीं हुआ है। तो नहीं। जैसा जैसा, है ना, जैसा जैसा परिवार में जैसा जैसा बोला जा रहा है वैसा वैसा हम मान रहे हैं, तो राइट हम उसको रियलिटी को जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। राइट राइट। तो ये प्रयास हमें करना होगा, है ना, एक्सप्लोर करना होगा नहीं, कि लेकिन क्या अगर मैं ह्यूमन, चीजों को उनको एक्सप्लेन भी करूँ ना तो भी वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे चेंज होने के लिए, तो फिर मुझे ही चेंज होना पड़ेगा, ऐसे है। जी दीदी, वो वही हम ये सारी बात को हम पहले खुद से समझेंगे, है ना, जब समझ हम में इंश्योर होगी, है ना, हम उनके साथ एश्योरेंस से जी पाएंगे, वो हमारा जीना देख पाएंगे, तभी वो फिर हमसे समझने मतलब में सक्षम होंगे ना दीदी। जी, अभी अभी तो हम अपने बारे में देखें, है ना, हम अपने में देखने का प्रयास करें कि क्या हमारे अंदर ऐसा डिफरेंशिएशन तो नहीं है ना कहीं, है ना, हम भी मतलब इसको एक्सेप्ट तो नहीं कर रहे हैं। तो पहले हम अपने आप को देखने का प्रयास करें, तो जैसे जैसे हम देख पाएंगे, एक्सप्लोर कर पाएंगे, हमारी समझ बढ़ेगी ना, तो फिर हम सामने वाले का भी ध्यान दिलाने का प्रयास करेंगे। जी जी ठीक। जी जी। तो अभी Thank जो you. रिफ्लेक्शन था जी, नमस्ते दीदी, धन्यवाद। जो भी रिफ्लेक्शन था कि हम ये देख पा रहे हैं कि हम एज के बेसिस पर डिफरेंशिएशन करते हैं, और अपने बच्चों को भी प्रपोज नहीं करते, इम्पोज करते हैं। तो 84% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स दे आर सेइंग कि दे प्रपोज द चाइल्ड इन द फैमिली। तो ये भी रिफ्लेक्शन, इसको खुला रखें, है ना, देखने का प्रयास करें कि क्या हम डूज और डोंट्स या इंस्ट्रक्शंस देते हैं, या अपने, है ना, बच्चों को प्रपोज करते हैं, उनको सही चीज को दिखाने का प्रयास करते हैं, ताकि उनका जानना हो जाए ना, मानना या एक्सेप्ट करना ना हो। तो इसको ओपन रखते हैं, इसको और देखने का प्रयास करते हैं, और थोड़ा आगे चलते हैं। तो हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं ना, फिर हम देखते हैं कि पोस्ट के बेसिस पर डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे हमारे फिजिकल फैसिलिटीज के बेसिस पर डिफरेंशिएशन करते हैं ना, वेल्थ के बेसिस पर डिफरेंशिएशन है, पोस्ट के बेसिस पर डिफरेंशिएशन है, जिसके पास ज्यादा धन है ना, वो उसका ओवर इवैल्यूएशन करते हैं, जिसके पास कम है उसका अंडर इवैल्यूएशन करते हैं। फिर पोस्ट के बेसिस पर करते हैं ना, जैसे हमारे परिवार में कोई बच्चा अगर आईएएस बन जाए, तो आज तक जिस बच्चे को हम बच्चे के रूप में देख रहे थे, उसको अचानक बहुत बड़ा मानना शुरू कर देते हैं, उसको अपने से अलग देखना शुरू कर देते हैं। क्या लगता है, हमारे अंदर डिफरेंशिएशन है पोस्ट को लेकर या पैसे को लेकर? क्या हम हर पोजीशन का सम्मान कर पाते हैं, जैसे अटेंडेंट का ना, क्लीनिंग के लोगों का, या सिक्योरिटी गार्ड का? क्या हम इन सभी का सम्मान करते हैं, सभी को रिस्पेक्ट की फीलिंग के साथ देखते हैं, या कहीं ना कहीं हमारे अंदर धन को लेकर, पोस्ट को लेकर डिफरेंशिएशन बना रहता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ये मान रखा है ना, कि फिजिकल फैसिलिटीज इज इक्वल टू हैप्पीनेस, जबकि इस रियलिटी को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हैप्पीनेस इज इक्वल टू हार्मनी। यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन भी ले लेते हैं
क्या लगता है? डू वी ट्रीट द सबऑर्डिनेट स्वीपर, गार्ड, हाउसकीपर विद रिस्पेक्ट? इस रिफ्लेक्शन को आप आंसर कर सकते हैं और थोड़े से हैंड भी रेज हैं। जी अनिर्बन जी, आपके पास माइक है। अनिर्बन जी, आपका हैंड रेज हुआ था। जी नमस्ते सर। जी आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही, माइक भी आपका अनम्यूट हुआ। जी हेलो जी सर। हेलो जी सर। हेलो, अभी सुनाई दे रहा है आपको? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, मेरा एक सवाल है मैम, कि इससे पहले वाले जो स्लाइड में हम लोग देखे थे कि डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं बॉडी के ऊपर। जैसे पहला पॉइंट था एज, लेकिन एज जितना बढ़ता है उतना आदमी उतना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, और एक्सपीरियंस के साथ साथ सेल्स का भी डेवलपमेंट होता है ना मैम? जी हेलो। जी जी तो सर। फिर जी तो फिर एज के ऊपर अगर हम लोग किसी को इवेल्युएट करें तो फिर उसको क्या गलत माना जाएगा? क्योंकि उनका तो ऑब्वियसली सेल्फ डेवलपमेंट भी हुआ ही होगा। जी जी, कहा ये जा रहा है कि हम नॉर्मली एज के बेसिस पर है ना बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं और छोटों को अंडर इवेल्युएट करते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन करते हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं करना है, ऐसी बात नहीं है। ये बात देखी जाती है कि हम बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं और छोटों को अंडर इवेल्युएट करते हैं। तो ये तो देख ही सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई छोटा भी हमको है ना समझदार हो, जिम्मेदार हो, हम उससे भी सीख सकते हैं। ये है कि हम बड़ों का रिस्पेक्ट करें कि छोटों का रिस्पेक्ट करें, है ना, या सबका रिस्पेक्ट हो। अच्छा जी उस रूप। या सबका, राइट, ओके ओके ओके। जी धन्यवाद सर। जी तो रिफ्लेक्शन का रिजल्ट भी यही है कि हम सब देख रहे हैं कि सबऑर्डिनेट, स्वीपर, गार्ड और हाउस कीपर का हम राइट इवैल्यूएशन करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो 91% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर सेइंग दिस, है ना। लेकिन इसको फिर खुला रखते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि ना क्या इन लिविंग ऐसा हो पाता है या डिफरेंशिएशन बना रहता है ना? तो बढ़िया है, हम देख पा रहे हैं। और जो नेक्स्ट हम देखते हैं कि तीसरा डिफरेंशिएशन का जो बेसिस है, जिसके बेसिस पर हम है ना दूसरे को अपने से अलग देखते हैं, वो है बिलीव्स का, प्री कंडीशनिंग का भेद, मान्यताओं का भेद ना। जैसे इज्म का भेद के बेसिस पर भेद है। कैपिटलिज्म वाले लोग हमको लगता है ज्यादा अच्छे हैं, कम्युनिज्म वाले कम अच्छे हैं। तो इज्म के बेसिस पर हम डिफरेंशिएशन करते हैं। संप्रदाय के बेसिस पर, सेक्ट के बेसिस पर डिफरेंशिएशन करते हैं। अपने सेक्ट को के लोगों को ओवर इवैल्यूएट करते हैं, दूसरे सेक्ट को लोगों को कम मानते हैं, है ना। फिर आजकल ये भी हो गया है कि है ना जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो अपने आप को अधिक देखता है ना। और ये आज तो इंटरनेट के जमाने में और भी ज्यादा दिखता है। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं इंटरनेट से, मैगजीन से, है ना। तो वो कभी कभी अपने माँ बाप को भी कम मानने लग जाते हैं कि माँ बाप तो गांव की लोकल भाषा बोलते हैं, हमको तो अंग्रेजी भी बोलनी आती है, हम तो फॉरेन लैंग्वेज भी जानते हैं, है ना, और हमें कंप्यूटर भी चलाना आता है। तो कहीं ना कहीं माँ बाप को हम अपने से कम समझने लग जाते हैं। क्या लगता है, क्या हम सभी को स्वीकार करवाते हैं, या कहीं ना कहीं जिसका बिलीफ सिस्टम मेरे बिलीफ सिस्टम के साथ मैच होता है हम उसी को स्वीकार करते हैं? हम ये देख सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। क्या लगता है, क्या हमने ये मान रखा है कि मेरी की प्री कंडीशनिंग से मैच हो जाए तो दूसरा मेरे जैसा है ना। कि रियलिटी तो ये है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज लाइक मी, पर्पस, प्रोग्राम, पोटेंशियल के बेसिस पर दूसरा मेरे जैसा है। तो यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन भी ले लेते हैं। तो आपकी स्क्रीन के आगे है, हाउ डू वी जनरली ट्रीट अ पर्सन ऑफ अदर बिलीफ सिस्टम, डिफरेंशिएट और ट्रीट सिमिलर। हम दूसरे बिलीफ सिस्टम के लोगों को है ना के साथ डिफरेंशिएट करते हैं या उनको अपने जैसा देखते हैं।
तो अभी किसी का कोई प्रश्न बनता है, आपसे बात भी कर सकते हैं। जी जी संजय जी, अगर आपका प्रश्न है ना जो चर्चा चल रही है उसको लेकर है तो आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। आपके पास माइक है। अनुराग जी के पास भी माइक है। जी मैडम संजय मैडम जी। मैडम वो गलती से हो गया, गलती, सॉरी मैडम। जी जी सब संजय सब क्लियर नमस्कार हो रहा मैडम। है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जी संजय जी। जी ये धन्यवाद। जी अनुराग आपने जी। जो पहला क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले जिसकी चर्चा की थी, हमें बच्चों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, और आप बहुत सही चीज आपने रखी है, क्योंकि 99.99% हम लोग बच्चों पे इम्पोज करते हैं कि ये करो, ये मत करो, ये सही है गलत, क्योंकि इम्पोज करने से आप वो नेचुरल एक्सेप्टेंस, जो वो जांचने परखने की वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, उसकी क्षमता खत्म कर देते हैं बच्चों में। दबा देते हैं, है ना? बिल्कुल वो दब जाती है। आज की तारीख में जो बच्चे आ रहे हैं, ग्रेजुएट होकर के आ रहे हैं, वो अपने लिए अपने करियर की लाइन नहीं चुन पाते हैं। आज जनरेशन को बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल रहा है इंटरनेट के जरिए, पर उनमें डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है। वो अपने लिए कोई Exploration- भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इंफॉर्मेशन सारी है उनके पास, जो कि हमारे जमाने में नहीं होती थी। पर हम लोग जी। डिसीजन ले लेते थे क्योंकि हमको एक तरह से जो है घुटनों पे वो क्या कहते हैं, ठोकर खा के गिर के फिर से खड़े होके चलना सिखाया गया था। वो आजकल नहीं है वो बच्चों में। और इंफॉर्मेशन तो बहुत अवेलेबल है, लेकिन उसका एक्सप्लोरेशन, उसका जांचना नहीं हो रहा बच्चों में। करेक्ट। इसी चीज को चाणक्य ने कहा है, उनकी चाणक्य नीति में भी लिखा हुआ है। अनुराग जी थोड़ा सा इसको ब्रीफ में रखेंगे। बहुत ही 30 सेकेंड्स में खत्म करता हूँ जी कि जी 0 से 5 साल की उम्र तक बच्चे को आप बिल्कुल रुई के अंदर रख के उसको लाड़ प्यार करिए। 5 से 15 साल की उम्र तक बच्चों को एकदम स्ट्रिक्टली डंडे से चलाइए, मतलब पूरी तरह से इम्पोज करके उनको सिखाइए, डिसिप्लिन, अनुशासन सब सिखाइए। और 15 साल से बड़े फिर बच्चों को अपना दोस्त मानिए। आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं, उन पे इम्पोज नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद जी। तो बच्चों की भी डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है ना, कुछ एज का भी एक सिस्टम है कि एज में बच्चा कौन सा प्रोसेस फॉलो करता है ना, वो इमिटेट करता है या है ना डिसिप्लिन में आता है या सेल्फ डिसिप्लिन में आता है। तो इसके बारे में पूरी चर्चा होगी जब हम सोसाइटी के है ना हार्मनी को समझने का प्रयास करेंगे। तो एजुकेशन के सिस्टम का प्रयास करेंगे, इसके बारे में पूरी बहुत क्लियर होगा कि कैसे हम बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं। जी धन्यवाद अनुराग जी। तो जो रिफ्लेक्शन था तो मतलब एक बहुत जेन्युइन रिफ्लेक्शन है कि हम सब देख पा रहे हैं कि 50-50% है कि हम बिलीफ सिस्टम के बेसिस पर डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम सिमिलर भी देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम डिफरेंशिएट भी करते हैं। जी तो क्या लगता है जो पर्पस, प्रोग्राम, पोटेंशियल के बेसिस पर हम में सिमिलैरिटीज हैं, हम उनके ऊपर फोकस करें, उनसे सम्मान को सुनिश्चित करें, या फिर जो ये बॉडी के बेसिस पर, फिजिकल फैसिलिटी के बेसिस पर, बिलीफ के बेसिस पर हम में डिफरेंसेस हैं, हम उनको देखते रहें, है ना, उनके बेसिस पर सम्मान को देखते रहें और ये डिफरेंस को बढ़ाते रहें। हम अपने लिए इस बात को एक्सप्लोर कर सकते हैं, है ना। क्योंकि ठीक से देखें तो जो ये सारे का सारा है ना डिफरेंशिएशन है बॉडी के बेसिस पर, फिजिकल फैसिलिटी या बिलीव्स के बेसिस पर, अगर हम इससे रिस्पेक्ट करने जाते हैं तो हम किसी का रिस्पेक्ट कर पाते हैं और किसी का नहीं कर पाते। तो जिसका नहीं कर पाते तो वो हर्ट फील करता है, वो परेशान होता है। हम अपने आप से भी पूछ कर देखें कि जब हमारे साथ डिफरेंशिएशन होता है, हमको सम्मान लगता है या कि अपमान लगता है। अगर हम किसी को अपने जैसा स्वीकार करके शुरू नहीं करते तो उसको कैसा लगता है, उसको अपमान लगता है या सम्मान लगता है।
तो हम चैट बॉक्स में भी रिप्लाई कर सकते हैं कि यदि हमको कोई अपने जैसा स्वीकार करता नहीं है तो हमको कैसा लगता है, हमको अपमान लगता है या सम्मान लगता है। तो जितना भी ये डिफरेंशिएशन है ये डिसरिस्पेक्ट है, ये अपमान है। लेकिन हमारी समस्या क्या है कि हमने इसी को सम्मान का आधार बना रखा है और इसी के चलते समाज में सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए कितने सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं, जैसे विमेन एम्पावरमेंट का मूवमेंट है। क्या लगता है, हम ये देख पा रहे हैं कि जितने भी ये डिफरेंशिएशन है इन द नेम ऑफ रिस्पेक्ट ना, ये हमें नेचुरली एक्सेप्टेबल है? क्या हमें सहज स्वीकार्य है ये डिफरेंशिएशन इन द नेम ऑफ रिस्पेक्ट? तो यहाँ पर भी एक रिफ्लेक्शन ले सकते हैं। कैन आई सी दैट दिस डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू डिसरिस्पेक्ट? और किसी का हैंड, जी भाग्यश्री दीदी आपके पास माइक है। जी भाग्यश्री दीदी, नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। मेरा ये मानना है दीदी कि आपकी जैसे वॉइस जो में ना, हाँ दीदी आपकी वॉइस में थोड़ी सी झिलमिलाहट है। अभी आ रही है। जी ये सेंटेंस ठीक आया, आप बोलने का प्रयास कीजिए। हाँ, तो अभी जो आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या बिलीफ के इस पे हम डिफरेंशिएशन करते हैं या नहीं, बिलीफ सिस्टम अगर अलग अलग है किसी का ना, तो मेरा ये मानना है कि अगर हम एक एक्सट्रीम एनर्जी को अगर प्योरली मानते हैं तो हमारा बिलीफ सिस्टम भी सेम ही होना चाहिए, ना कि वो अगर किसी वो लेवल पे अगर हमारा थिंकिंग पहुंच जाता है कि यूनिवर्सली हमको इक्वल लेवल की एनर्जी मिल रही है या इक्वल लेवल का ही पावर हमको दिया गया है, तो हमें डिफरेंशिएशन करने का कोई राइट ही नहीं है, या उस लेवल पे जाके हम डिफरेंशिएशन कर ही नहीं सकते। अगर ये सोच बन जाती है जिसके यानी माइंड वो ओपन हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई डिफरेंशिएशन के बेसिस तो हम कर सकते हैं, यानी डिफरेंशिएट कर सकते हैं करके। जी, तो पर्पस, प्रोग्राम और पोटेंशियल के बेसिस पर, सेल्फ के बेसिस पर ये दिखता है कि ना हम सब एक जैसे हैं। यस यस यस, रूप में है ना, तो हम सब एक जैसे हैं। तो ये जो डिफरेंशिएशन है बॉडी के बेसिस पर, बिलीव्स के बेसिस पर या फिजिकल फैसिलिटीज का, ये हमें नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ बिल्कुल, जी जी ठीक बात है दीदी, धन्यवाद। थैंक यू। तो जो रिफ्लेक्शन है उसमें स्ट्रांगली अग्री है ना, काफी लोग देख पा रहे हैं, तकरीबन 82% लोगों ने ये रिप्लाई किया है कि हम देख पा रहे हैं डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू डिसरिस्पेक्ट। जी ना? तो ठीक से देखें, जो ये हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये डिफरेंशिएशन है, ये कहीं ना कहीं हमारी प्री कंडीशनिंग है ना? तो इस प्री कंडीशनिंग के कारण हम अपने को दूसरे से अलग देखते हैं, बॉडी के बेसिस पर, फिजिकल फैसिलिटीज के बेसिस पर या बिलीव्स के बेसिस पर, है ना, और अपने को दूसरे से स्पेशल मानते हैं, यूनिक मानते हैं, है ना, और सम्मान पाने के नाम पर फिर इस डिफरेंशिएशन को और एक्सेंचुएट करते हैं, है ना? दूसरे से डिफरेंट दिखने का प्रयास करते हैं, बालों को रंग कराकर या अंग्रेजी बोलकर। तो ध्यान से देखें, जो ये सारा डिफरेंशिएशन है ये डिसरिस्पेक्ट है, और जब हम दूसरों का डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो हम भी दुखी होते हैं और फिर दूसरा भी दुखी होता है। तो हम देखें कि हम कर क्या सकते हैं, है ना? सही क्या है। तो अगर हम अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस को देखें, सेल्फ को समझने का प्रयास करें, तो दिखाई देता है कि पर्पस, प्रोग्राम, पोटेंशियल के बेसिस पर दूसरा मेरे जैसा है। हम इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं, और ये मिनिमम कंटेंट है रिस्पेक्ट का। और इतनी बात यदि दिख जाती है तो फिर दिखता है कि जो सेल्फ में 3 सिमिलैरिटीज हैं, इसके साथ एक चौथा कंपिटेंस का डिफरेंस है कि पर्पस, प्रोग्राम और पोटेंशियल के बेसिस पर दूसरा मेरे जैसा है, लेकिन हमारी योग्यता का डिफरेंस हो सकता है ना?
मेरे में कॉम्पिटेंस कम ज्यादा हो सकती है ना, या दूसरे में कॉम्पिटेंस कम ज्यादा हो सकती है। तो इन सिमिलैरिटीज के साथ साथ चौथा मुद्दा जो सिर्फ में है वो कॉम्पिटेंस का मुद्दा है ना, कि कॉम्पिटेंस मेरी भी कम ज्यादा हो सकती है, दूसरे की भी कम ज्यादा हो सकती है। और यदि ऐसा दिख जाए तो फिर दोनों की कॉम्पिटेंस का हम सही सही आंकलन करते हैं और फिर उस बेसिस के ऊपर हम राइट इवैल्यूएशन करते हैं अपनी म्यूचुअल कॉम्पिटेंस का, और फिर ये देखने का प्रयास करते हैं कि हम एक दूसरे के पूरक कैसे हों, है ना। तो फिर हम अपने में कॉम्प्लीमेंटैरिटी को, पूरकता को तय करते हैं, और जब पूरकता को तय करते हैं, पूरकता को देखते हैं, तो ये ध्यान में आता है कि या तो दूसरा मुझसे ज्यादा समझदार है या फिर वो मुझसे कम समझदार है। जब हम दोनों का म्यूचुअल इवैल्यूएशन करते हैं तो हम कॉम्प्लीमेंटैरिटी को देखने का प्रयास करते हैं। तो ये समझ में आता है कि या तो दूसरा मुझसे ज्यादा समझदार है या वो मुझसे कम समझदार है। तो यदि वो मुझसे ज्यादा समझदार है, जिम्मेदार है, तो फिर मैं दूसरे से समझने के लिए तैयार होता हूँ। फिर आई फील रिस्पॉन्सिबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हिम, आई एम कमिटेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द अदर। फिर चाहे वो भला मेरे से छोटा ना हो, सब्जी वाला भी क्यों ना हो, कोई स्टूडेंट हो या कोई पियन ही क्यों ना हो, और अगर दिखता है कि अदर हैज लेस कॉम्पिटेंस देन मी, दूसरा मुझसे कम समझदार है, तो फिर मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है? तो मैं दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने का प्रयास करती हूँ। तो इसमें पॉइंट आता है कि मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं ज्यादा जिम्मेदार हूँ। तो रिलेशनशिप में अगर रिएक्शन हो रहा है ना, फाइट हो रहा है, जैसे 10 बार फाइट हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, तो कितनी बार मैं इनिशिएटिव ले रही हूँ, उसको ठीक करने का प्रयास करती हूँ, आगे बढ़ के, है ना, रिस्पॉन्स करती हूँ। तो अगर मैं ज्यादा बार इनिशिएटिव लेती हूँ, रिस्पॉन्स करती हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं जिम्मेदार हूँ। तो फिर अगर मैं जिम्मेदार हूँ तो फिर मैं दूसरों को समझाने में हेल्प करती हूँ। आई एम कमिटेड टू फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग इन द अदर। पर सीधा ही उसको समझाने लग जाती हूँ या फिर पहले खुद भी जिम्मेदारी से जीती हूँ। तो ये दिखता है कि यदि मैं ज्यादा जिम्मेदार हूँ तो फिर दूसरे के साथ पहले मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, रिलेशनशिप के साथ जीती रहती हूँ, उसके व्यवहार से, उसके बिहेवियर से, उसकी गलतियों से अफेक्ट हुए बगैर, अनपर्टर्ब्ड बाय द बिहेवियर ऑफ द अदर, अनकंडीशनली जीती रहती हूँ। और एक बार रिलेशनशिप में मेरे साथ वो एश्योर्ड होता है, मेरे को अपना रिलेटिव मानता है, तब फिर मैं दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को फैसिलिटेट करती हूँ, उससे पहले नहीं। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। हम जैसे ही अपने से कम समझदार को समझाने लगते हैं तो वो हमारी सुनता ही नहीं है, हमसे झगड़ा करने लगता है। क्यों? क्योंकि हमको अपने से उसने अधिक समझदार माना ही नहीं है, स्वीकार ही नहीं किया है। तो जब तक वो हमको अपने से अधिक समझदार मानेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो क्या फिर वो हमसे, है ना, समझेगा? तो जब दूसरा मेरे बिहेवियर से, मेरे जीने से एश्योर्ड होता है, मुझे अपने संबंधी के रूप में देखता है, तो फिर मैं उसे समझाने में सहयोग करती हूँ। तो ये ध्यान में आता है कि जो दुनिया में दो तरह के लोग दिखेंगे जहां डिफरेंस होगा। ये डिफरेंस जो है ये होगा कि कोई कम समझदार है और कोई ज्यादा समझदार है ना। लेकिन जो कॉम्पिटेंस का डिफरेंस है ना, जो योग्यता का डिफरेंस है, तो हम राइट इवैल्यूएशन करेंगे अपनी भी योग्यता का और दूसरे की भी योग्यता का, और फिर उस डिफरेंशिएशन को, है ना, कॉम्प्लीमेंटैरिटी के अर्थ में देखेंगे। उसमें हमें कॉम्प्लीमेंटैरिटी को, पूरकता को देखने का प्रयास करेंगे।
तो फिर ये दिखता है कि यदि दूसरा मुझसे कम समझदार है तो मैं उसकी समझ को बढ़ाने में सहयोगी होंगी, है ना? और यदि ऐसा दिखता है कि मैं कम समझदार हूं तो आई एम कमिटेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दी अदर, तो फिर हम एक दूसरे के परस्पर पूरक होंगे। फिर यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि पर्पस, प्रोग्राम और पोटेंशियल के बेसिस के आधार पर, है ना, हम एक जैसे हैं, दूसरा मेरे जैसा है। जो डिफरेंस है वो टेंस का डिफरेंस है, योग्यता का डिफरेंस है ना? तो यही सम्मान का कंप्लीट कंटेंट है कि हम देख पाए कि पर्पस, प्रोग्राम, पोटेंशियल के बेसिस पर द अदर इज सिमिलर टू मी एंड वी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। हम एक दूसरे में परस्पर पूरकता को देख पाए। ऑन द बेसिस ऑफ अवर म्यूचुअल कॉम्पिटेंस अपनी कॉम्प्लीमेंटैरिटी को तय कर पाए, पूरकता को तय कर पाए। तो फिर इस क्लैरिटी के साथ ना एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ कॉम्प्लीमेंटैरिटी को देख पाता है, बच्चे अपने माँ बाप के साथ अपनी कॉम्प्लीमेंटैरिटी को देख पाते हैं, ऐसे ही दादा दादी के साथ बड़े, है ना, बड़ों के साथ अपनी कॉम्प्लीमेंटैरिटी को देख पाते हैं। हम अपनी कलीग्स के साथ अपनी कॉम्प्लीमेंटैरिटी को देख पाते हैं। लेकिन सम्मान का ये कंटेंट हमको समझ नहीं आता ना, ये रिस्पेक्ट का मीनिंग समझ ना आए तो फिर हम घर में, वर्क प्लेस में किसी को भी अपने जैसा स्वीकार नहीं करते, है ना, अपने को दूसरे से अलग मानते हैं, यूनिक मानते हैं, स्पेशल मानते हैं, है ना। तो अब घर में, ऑफिस के लोगों को ना हम रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, फिर अपमान बना रहता है, महाभारत लगी रहती है, कॉन्ट्राडिक्शंस चलती रहती हैं, लड़ाई चलती रहती है, झगड़े चलते रहते हैं। लेकिन अगर ये समझ में आता है कि जो इंटेंशन है, नेचुरल एक्सेप्टेंस है ना, ये हम सबका सेम है, सभी का 100% है। पर्पस, प्रोग्राम, पोटेंशियल सभी का सेम है, सभी का 100% है। जो सारे का सारा लैग है, डिफरेंस है, वो कॉम्पिटेंस का डिफरेंस है। किसी आदमी ने ना अपने पोटेंशियल टू अंडरस्टैंड को रियलाइज कर लिया है, यानी उसका जो इमेजिनेशन है, उसकी इच्छा, विचार, आशा है, वो नेचुरल एक्सेप्टेंस से गाइडेड है। जितनी जितनी गाइडेड है उतना उतना उसका कॉम्पिटेंस है ना, और जितना जितना प्री कंडीशनिंग और सेंसेशन के बेसिस पर है वो लैक ऑफ कॉम्पिटेंस है। तो 4 लोगों का कॉम्पिटेंस अलग अलग हो ही सकता है, किसी का कॉम्पिटेंस ज्यादा हो सकता है, किसी का कॉम्पिटेंस कम हो सकता है। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि जो पर्पस, प्रोग्राम, पोटेंशियल है उसके बेसिस पर दूसरा मेरे जैसा है एंड वी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो हम में जो है कॉम्प्लीमेंटैरिटी का भाव बनता है, परस्पर पूरकता को हम देख पाते हैं। मुझे अगर पर्पस, प्रोग्राम, पोटेंशियल की क्लैरिटी हो जाती है, कॉम्पिटेंस का इवैल्यूएशन मैं कर पाती हूँ, तो फिर जो मेरे अंदर कॉम्प्लीमेंटैरिटी की फीलिंग बनती है ना, उस कॉम्प्लीमेंटैरिटी की फीलिंग के साथ जो शरीर के बेसिस पर, फिजिकल फैसिलिटीज या बिलीव्स के बेसिस पर डिफरेंसेस हैं, उनको मैं कॉम्प्लीमेंटैरिटी के अर्थ में देख पाती हूँ, उनको कॉम्प्लीमेंटैरिटी के साथ जीने के लिए यूज कर पाती हूँ। फिर वहां पे, है ना, दूसरा मेरा कॉम्पिटिटर नहीं होता है। जैसे परिवार में कोई व्यक्ति है ना, बल में अधिक है तो ही कैन डू हैवी वर्क, और यदि कोई पद में बड़ा है तो फिर वो दूसरों की डेवलपमेंट के लिए, बड़ी व्यवस्था में हार्मनी को बनाने के लिए, है ना, जिम्मेदारी को स्वीकार कर सकता है। तो यदि हमारे अंदर कॉम्प्लीमेंटैरिटी की फीलिंग इंश्योर होती है तो फिर बाकी जो फीलिंग्स है रिलेशनशिप में, है ना, उनको समझने का काम आगे हो सकता है। तो हम देख सकते हैं कि हमें क्या ठीक लगता है। राइट इवैल्यूएशन सेल्फ के बेसिस पर, जिसमें हम पर्पस, प्रोग्राम और पोटेंशियल के बेसिस पर दूसरे को अपने जैसा स्वीकार करते हैं, है ना। फिर म्यूचुअल कॉम्पिटेंस का इवैल्यूएशन करते हैं और फिर उसके बेसिस पर
अपनी कॉम्प्लीमेंटैरिटी को तय करते हैं और उसके साथ ही दूसरे के साथ जीने का प्रोग्राम बनाते हैं, है ना? या फिर बॉडी के बेसिस पर, फिजिकल फैसिलिटीज के बेसिस पर, है ना, या बिलीव्स के बेसिस पर हम सम्मान या इवैल्यूएशन को देखते हैं, जहां हम दूसरे के साथ बहुत सारा डिफरेंशिएशन करते हैं, कंपटीशन करते हैं, कंपेयर करते हैं, दूसरे को अपने से अलग देखते हैं, है ना, अपने को स्पेशल मानते हैं, है ना? और दूसरे को अपना कॉम्पिटिटर देखते हैं। क्या ठीक होता है? मुझे क्या नेचुरली एक्सेप्टेबल है? रिस्पेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ, राइट इवैल्यूएशन, या फिर डिफरेंशिएशन? क्या लगता है? हम अपने लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये आज का असाइनमेंट है कि हम जो भी इंटरेक्शंस पिछले 6 महीने में फैमिली या परिवार में हम कर पाए हैं, उन 5 इंसिडेंट्स को, उन 5 इंटरेक्शंस को हम जॉट डाउन करें और फिर उसमें देखें कि क्या राइट इवैल्यूएशन हुआ है, ओवर इवैल्यूएशन हुआ है, या अंडरवाइज या अदर इवैल्यूएशन हुआ है। और फिर हमने इस सत्र में डिफरेंशिएशन के बारे में जो बात की है, तो हर प्रकार के डिफरेंशिएशन की एक एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं और फिर राइट अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर जो सोल्यूशन है ना, उसको भी सजेस्ट करते हैं। जी, तो अगर इस सत्र की बात करें ना, इस सत्र में हमने रिस्पेक्ट को देखने का प्रयास किया है। रिस्पेक्ट को हम राइट इवैल्यूएशन कह रहे हैं, राइट इवैल्यूएशन ऑफ कॉम्पिटेंस विद ट्रस्ट और इंटेंशन। तो रिस्पेक्ट का बेसिस होगा, तो ये ध्यान में आता है कि पर्पस, प्रोग्राम, पोटेंशियल के बेसिस पर, सेल्फ के बेसिस पर दूसरा मेरे जैसा है ना? और जो दो लोगों में डिफरेंस है वो कॉम्पिटेंस का डिफरेंस है। जिस आदमी ने अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस को एक्सप्लोर कर लिया है उसका कॉम्पिटेंस ज्यादा है, और जिसने नहीं किया है उसका कॉम्पिटेंस कम है। तो इस बात की यदि समझ आ जाती है, इस बात की समझ के साथ हम म्यूचुअल कॉम्पिटेंस का इवैल्यूएशन करते हैं और अपने में कॉम्प्लीमेंटैरिटी को तय करते हैं, और फिर दिखता है कि यदि दूसरा मुझसे ज्यादा समझदार है तो फिर मैं उससे समझदार होने को रेडी होती हूँ, और अगर मैं दूसरे से ज्यादा समझदार दिखती हूँ तो फिर दूसरे के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जीती हूँ, अनकंडीशनली अनपर्डक्ट बाय द बिहेवियर ऑफ द अदर, उसके साथ जीती रहती हूँ। और उसमें वंस ही फील्स एश्योर्ड इन द रिलेशनशिप, देन आई एम कमिटेड टू फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग इन द अदर, है ना? तब मैं उसको उसमें अंडरस्टैंडिंग को फैसिलिटेट करने का प्रयास करती हूँ, उससे पहले नहीं, है ना? जब तक वो रिलेशनशिप में मुझसे एश्योर्ड नहीं होता, तब तक मैं इंतजार करती हूँ और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने का प्रयास करती हूँ। तो रिस्पेक्ट के बारे में इतनी बात थी, और इस सारी बात को लेकर जो इस सत्र का क्विज है हम वो ले लेते हैं, और जो प्रश्न इस सत्र को लेके बनते हैं तो आगे 4 से 5 जो क्वेश्चन आंसर सेशन है उसमें रख सकते हैं। जी दीदी। थैंक यू मनीषा दीदी, आपने बहुत ही तरीके से रिस्पेक्ट के बारे में हमारे एक्सप्लोरेशन को बढ़ाया है। इस रिलेटेड हमारे 5 प्रश्नों का एक क्विज आप सबके सामने है, जिसके लिए 5 मिनट का टाइम निर्धारित किया गया है। इन बिटवीन हम आपको रिमेनिंग टाइम के बारे में बताते रहेंगे। धन्यवाद।
आखिरी के 3 मिनट बचे हैं क्विज के कंक्लूड होने के लिए। मेरा आप सबसे निवेदन है कि 5 प्रश्नों का उत्तर देकर सबमिट बटन टाइम पे दबाएं। आखिरी के 3 मिनट बचे हैं।